गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोत, ऋण, कर्ज या उधार एक ही बात है, ठीक है। सोर्स ऑफ क्रेडिट, ऋण के स्रोत। ऋण के जो स्रोत हैं उनको मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। हम हमारे आसपास के वातावरण से या क्षेत्र से उधार प्राप्त करते हैं और उधार देने वाले जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका ऋण के औपचारिक स्रोत, ऋण के औपचारिक स्रोत, एक है आपका ऋण के अनौपचारिक स्रोत, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ऋण के जो स्रोत हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। दोनों स्रोतों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है, फिर दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहला आपका है औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋण के या कर्ज के औपचारिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है। तो औपचारिक क्षेत्र में ऋण के वे स्रोत आते हैं जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके नियंत्रण में आते हैं। ऋण के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आते हैं तथा जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों की पालना करते हैं, उन्हें हम ऋण के औपचारिक स्रोत कहते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत किसे कहेंगे? ऋण के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं या नियंत्रण में आते हैं और जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की पालना करते हैं, उन्हें हम ऋण के औपचारिक स्रोत कहते हैं। औपचारिक से बिल्कुल अपोजिट आपका क्या रहेगा, अनौपचारिक स्रोत। क्या लिख सकते हैं? ऋण के या साख के या उधार के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है या इन पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी संस्थान नहीं है और जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों की अनुपालना या पालना नहीं करते हैं, उन्हें ऋण के अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। अब देखो औपचारिक स्रोत में कौन कौन आते हैं। आपके जितने भी बैंक हैं वो ऋण के औपचारिक स्रोत में आते हैं। बैंक और हमारी सहकारी समितियां, बैंक और सहकारी समितियां हैं, ये किसके उदाहरण हैं? ऋण के औपचारिक स्रोत के उदाहरण हैं। अनौपचारिक स्रोत में क्या आएगा? ऋण के अनौपचारिक स्रोत में आपका कोई भी मित्र है जिससे आप उधार प्राप्त करते हो, क्या कहलाएगा? ऋण का अनौपचारिक स्रोत। आप अपने किसी रिश्तेदार से उधार लेते हो या कर्ज लेते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका? ऋण का औपचारिक स्रोत। कोई भी व्यापारी है वह किस श्रेणी में आएगा? ऋण के अनौपचारिक स्रोत। साहूकार, महाजन, मालिक या नियोक्ता, ये सब किस श्रेणी में आएंगे? ऋण के अनौपचारिक स्रोत की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ऋण के औपचारिक स्रोत से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? ऋण, कर्ज या साख के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आते हैं तथा जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों की पालना करते हैं, उन्हें ऋण के औपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण में क्या लिखोगे? बैंक और सहकारी समितियां। ऋण के अनौपचारिक स्रोत से आपका क्या अभिप्राय है? साख के या उधार के या कर्ज के या ऋण के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है
तथा जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों की पालना नहीं करते हैं उन्हें हम ऋण के अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण क्या क्या आएगा आपका? मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, महाजन, मालिक, सब के सब किसके उदाहरण है? ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण हैं। अब देखो आपके पास क्या ऋण के औपचारिक स्रोत भी हैं और अनौपचारिक स्रोत भी हैं। आप किस स्रोत से ऋण प्राप्त करना पसंद करेंगे? तो हमें औपचारिक स्रोत है, इससे अगर हम ऋण प्राप्त करते हैं तो क्या क्या लाभ है, और औपचारिक स्रोत से अगर हम ऋण प्राप्त कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, यानी इस क्षेत्र के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत के लाभ। ऋण के औपचारिक स्रोत के लाभ, यानी औपचारिक स्रोत से हम अगर ऋण प्राप्त करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला पॉइंट देखो, ऋण के या कर्ज भी लिख सकते हो, साख भी लिख सकते हो, उधार भी लिख सकते हो। ऋण के औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आते हैं, यानी इनकी जो भी कार्य प्रणाली है उस पर निगरानी रखने का कार्य या इन पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यानी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य संपादित किए जा रहे हैं उन कार्यों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? बैठा है। इनकी लोन एक्टिविटीज है, साख संबंधी या उधार संबंधी जो भी गतिविधियां हैं उनकी निगरानी कौन रखता है? आरबीआई। ऋण के औपचारिक स्रोतों की ब्याज दरें निश्चित एवं कम होती हैं। ठीक है, ऋण के जो औपचारिक स्रोत है, बैंक और सहकारी समितियां हैं, इनकी ब्याज दर क्या होती है? निश्चित होती है। ये अपने ग्राहकों से जो ब्याज वसूल करते हैं वो क्या होता है? निश्चित होता है। और इनके अन्य जो स्रोत है, साधन, उनकी तुलना में ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। इन स्रोतों का प्रमुख उद्देश्य जनता का कल्याण करते हुए लाभ कमाना होता है। यानी जो भी बैंक और सहकारी समितियां, इनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये जनता का हित करते हुए, पब्लिक वेलफेयर करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। और चौथा पॉइंट याद रखना, इनकी ऋण वसूली के तरीके जायज होते हैं। आपने बैंक से या किसी सहकारी समिति से कर्ज या ऋण ले रखा है और उस कर्ज को आपको वापस चुकाना है, तो बैंक आपको बार बार नोटिस देगा, आपको समय भी देगा। कोई भी इल्लीगल तरीके से आपके साथ ऋण वसूली की कार्यवाही ये स्रोत नहीं करते हैं। तो ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, इनसे अगर हम ऋण प्राप्त करेंगे तो हमें 4 लाभ होंगे। एक तो ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है? नियंत्रण होता है। इनकी ब्याज दरें भी क्या होती हैं? निश्चित होती हैं, अपने मन से ब्याज दरें चार्ज नहीं कर सकते हैं ये। और ऋण के जो अन्य स्रोत हैं उनकी तुलना में इनकी ब्याज दरें भी क्या होती हैं? कम होती हैं। इन स्रोतों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, ये जनता के कल्याण कार्य करते हुए या कल्याण को देखते हुए, भले को देखते हुए लाभ कमाते हैं। और इनकी ऋण वसूली के तरीके भी क्या होते हैं? जायज होते हैं। इनके अलावा भी और पॉइंट अपन देख सकते हैं। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, ये समाज के
कमजोर वर्ग या समाज के ऐसे वर्ग जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, उन लोगों को भी क्या है, ऋण उपलब्ध करवाते हैं, ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोतों की कोई 4 विशेषताएं लिखो, या ऋण के औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के कोई 4 लाभ लिखो। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब देखो, ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, इनकी कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं, सीमाएं भी हैं और हानियां भी हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोत के क्या क्या दोष हैं? पहली बात, हम सब जानते हैं कि भारत क्या है, गांव का देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, और आप जिस गांव में रहते हो आपको पता है वहां पर बैंक और सहकारी समितियां हैं क्या? बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां पर आपको बैंक उपलब्ध होंगे। तो पहला इसका दोष क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर या सभी गांवों में बैंक नहीं है। ठीक है, सभी गांवों में बैंक नहीं है। दूसरा देखो, आपको अचानक पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, आप अपने किसी मित्र के पास, रिश्तेदार के पास किसी भी समय क्या है, जाकर लोन ले सकते हो या उधार ले सकते हो। लेकिन बैंक का कार्य समय और कार्य दिवस वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके कार्य दिवस और कार्य घंटे वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बैंक बंद होने के बाद में आप लोन नहीं ले सकते हो। तो बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। बैंक से अगर आप ऋण प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ता है। इतना आसान कार्य नहीं है कि आप गए और 1 घंटे के अंदर अंदर बैंक से क्या है, ऋण या कर्ज लेकर आ गए। तीसरा पॉइंट, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्यवाही अधिक करनी पड़ती है। अगर हम बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। औपचारिक स्रोत का मतलब क्या है, बैंक है। चौथा पॉइंट देखो, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है। ऋणाधार, ऋण का आधार। जब तक आप बैंक के पास ऋणाधार लेकर नहीं जाओगे तब तक बैंक आपको ऋण उपलब्ध नहीं करवाते हैं। और आप जानते हो समर्थक ऋणाधार क्या होता है, एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कौन होता है, कर्जदार, और इस संपत्ति का उपयोग कर्जदार के द्वारा कर्जदाता के पास ऋण की गारंटी के रूप में किया जाता है। तो बिना समर्थक ऋणाधार के बैंक उपलब्ध नहीं करवाते या बैंक लोन उपलब्ध नहीं करवाते हैं। और भी आप पॉइंट याद कर सकते हो, बैंक पूर्व में लिए गए ऋण या कर्ज को चुकाए बिना नया ऋण नहीं देते हैं। ठीक है, आपने बैंक से ऋण ले लिया, उस ऋण को आपने चुकाया ही नहीं, आप नया ऋण लेने के लिए बैंक के पास पहुंच जाते हो। ऐसी स्थिति में बैंक आपको ऋण नहीं देते हैं। पूर्व में लिए गए ऋण को
चुकाने के बाद ही बैंक आपको नया ऋण या कर्ज देने के लिए एग्री होते हैं। तो हमने क्या देख लिया, ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, उनके क्या क्या तो लाभ हैं और क्या क्या दोष हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत है, ये बिल्कुल क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोतों से उल्टे हैं। अनौपचारिक स्रोत, पहली बात आपको सबको पता है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, ऋण के वे स्रोत जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आते हैं तथा जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की पालना नहीं करते हैं, उन्हें ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण मित्र हो गया, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, महाजन, मालिक, ये सब किसके उदाहरण हैं, अनौपचारिक स्रोत के उदाहरण हैं। अब देखो, अनौपचारिक स्रोत से अगर हम ऋण प्राप्त करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। जो हमने औपचारिक स्रोत के दोष पढ़े हैं उनको हम चेंज कर देंगे तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करने के लाभ। पहला पॉइंट आपको पता है, ऋण के या कर्ज के अनौपचारिक स्रोत जैसे मित्र, साहूकार, नियोक्ता आदि सभी जगह उपलब्ध होते हैं, सभी जगह उपलब्ध होते हैं। ठीक है, औपचारिक स्रोत है वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है, अनौपचारिक स्रोत है वो सभी जगह उपलब्ध है। दूसरा, अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करना औपचारिक स्रोत की तुलना में आसान होता है। ठीक है, ऋण प्राप्त करना भी क्या होता है, आसान होता है। अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते समय न के बराबर या बहुत कम कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। कागजी कार्यवाही भी बहुत कम करनी पड़ती है। अनौपचारिक स्रोत क्या है, ऋण लेने वाले व्यक्ति या कर्जदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मान लीजिए मैं आपके पास क्या है 50,000 रुपये उधार लेने के लिए पहुंच जाता हूं, तो आप मेरे साथ कागजी कार्रवाई बहुत कम करने का प्रयास करोगे। आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, मेरे व्यवहार को भी जानते हो। या आप 50,000 रुपये जब उधार दे रहे हो तो ये थोड़ी कि आप मेरे से कहोगे सर आप अपनी पत्नी के गहने हैं मेरे पास गिरवी रखवाओ, वो गिरवी रखोगे तभी मैं आपको ऋण दूंगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो। और जहाँ पे जानकारी व्यक्तिगत रूप से होती है तो हम ऐसी फॉर्मेलिटीज उनको कम से कम करते हैं। तो अनौपचारिक स्रोत क्या है, अनौपचारिक स्रोत कर्जदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसके कारण बिना समर्थक ऋणाधार के भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं या ऋण देने के लिए सहमत हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। 5वां पॉइंट और लिख सकते हो आप,
ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत हैं कर्जदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए पूर्व में लिए गए ऋण का भुगतान किए बिना नया ऋण देने के लिए सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। तो मैंने आपको ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत हैं, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, गुण और दोष बता दिए हैं। अब जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखना आपको, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत की हम क्या करेंगे, तुलना। तो एक तरफ तो हम लेंगे, देखो, अंतर का आधार या तुलना का आधार, अंतर का आधार या तुलना का आधार। एक तरफ ले लेंगे हम ऋण के औपचारिक स्रोत और एक क्या ले लेंगे, ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अगर आपने गुण दोष है उनको अच्छे से देख लिया है तो इनमें अंतर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। अंतर के आधार में देखो, पहला क्या ले सकते हैं अपन, परिभाषा। आप सभी जानते हो परिभाषा। ऋण के औपचारिक स्रोत हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होते हैं तथा इनके द्वारा सरकारी नियमों की पालना की जाती है। ऋण के वे स्रोत जो आरबीआई के नियंत्रण में नहीं होते हैं और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की पालना नहीं की जाती है, उन्हें ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा अंतर का आधार आप लिख सकते हो, उदाहरण। आपको पता है औपचारिक स्रोत में क्या आते हैं, बैंक और सहकारी समितियां, और अनौपचारिक स्रोत में क्या आएंगे, मित्र, रिश्तेदार, साहूकार, महाजन, नियोक्ता, व्यापारी। ये सब के सब किस में आएंगे, ऋण के अनौपचारिक स्रोत की श्रेणी में। तीसरा, ब्याज दर। आपको पता है औपचारिक स्रोत जो हैं इनकी ब्याज दरें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। सॉरी, मैंने ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत हैं इनके दोष आपको नहीं बताए हैं, आगे के वीडियो में बता दूंगा, एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनकी ब्याज दरें क्या होती हैं, कम होती हैं और निश्चित होती हैं, और इनको निर्धारित कौन करता है, आरबीआई। जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं इनकी ब्याज दरें क्या होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, या क्या बोल सकते हो आप, अनिश्चित होती हैं। और औपचारिक स्रोतों की तुलना में ये क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट बना सकते हो आप, उद्देश्य। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करते हुए लाभ कमाना। इनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करते हुए लाभ कमाना। जबकि अनौपचारिक स्रोत है इनका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और लाभ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये अपने ग्राहकों का या कर्जदार जो हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और पॉइंट लिख सकते हो आप, ऋण वसूली का तरीका। ठीक है, ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनकी ऋण वसूली का तरीका क्या होता है, जायज होता है, और इनके जो अनौपचारिक स्रोत हैं इनकी ऋण वसूली का तरीका नाजायज होता है। इनके ऋण वसूली के तरीके क्या होते हैं, नाजायज होते हैं। ठीक है, इलीगल रूप से भी आपसे ऋण वसूल करने की मांग कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, कार्य दिवस और कार्य घंटे। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनके कार्य दिवस और कार्य घंटे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इनके क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।
आज क्या क्या पॉइंट हो गए आपके? ऋण के औपचारिक स्रोत से आपका क्या अभिप्राय है? ऋण के औपचारिक स्रोत के उदाहरण क्या क्या है? ऋण के औपचारिक स्रोत के लाभ क्या है, दोष क्या है? ऋण के अनौपचारिक स्रोत से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण क्या क्या है? और ऋण के अनौपचारिक स्रोत के लाभ मैंने आपको बता दिए थे, दोष बकाया है। दोष में आपको क्या करना है? ऋण के औपचारिक स्रोत के जो लाभ है उनको चेंज कर दो, वो क्या हो जाएंगे? दोष हो जाएंगे। जैसे देखो, ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत हैं इन पर निगरानी रखने वाला कोई संस्थान नहीं होता है, ये अपनी मनमानी चलाते हैं। इनकी ब्याज दरें क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं और अधिक होती हैं। इनके ऋण वसूली के तरीके क्या होते हैं? नाजायज होते हैं। इन स्रोतों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, और लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है। अनौपचारिक स्रोत के दोष क्या हो जाएंगे? एक तो इन स्रोतों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई संस्थान नहीं होता है, कोई संस्थान नहीं है या नहीं होता है। इनकी ब्याज दरें अनिश्चित और अधिक होती हैं। इनकी ऋण वसूली के तरीके या ऋण वसूली का तरीका नाजायज होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों का शोषण करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।